जय हिंद साथियों। तो आइए आज की जो हेडलाइन है वो देखते हैं। यहाँ पे जो सीबीआई स्टडी कर रही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो नम्मी नारायण के ऊपर चल रहा था, जिसमें इनको बरी कर दिया गया और कंपनसेशन 50 लाख दिया गया है। इसी के साथ में जो दूसरा हेडलाइन है, वहाँ पे 162 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि आप जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं क्योंकि ऑक्सीजन की एक तरह से कमी हो रही है। और यूएस चाइना ने जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है उस पर कोऑपरेट करने के लिए बात कही है। और ये गेम से रिलेटेड। और यहाँ इंडिया पे 2.5 लाख केसेस अभी निकल के आए हैं नए। और यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से ग्राफ ये बढ़ रहा है। ये ग्राफ है और कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ में जेई मेंस की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं। और आइए आगे और देख। और एक पिक्चर ये है, ये महाराष्ट्र के जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो लेबर हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर है यहाँ पे। और इसी के साथ में आइए कार्टून सेक्शन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में हम अपना एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो कोविड चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कोरोना है उसको कम कोरोना कम कह के कर रहे हैं। ये अभी आपने देखा कि जो हरिद्वार में कुंभ चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे क्रिटिक्स ये बनाया गया है कार्टून, क्योंकि कार्टून होता है वो क्रिटिसिज्म के द्वारा दिखाया जाता है। इधर रैली भी चल रही है, तो यहाँ भी देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ भी देखिए कोविड है और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और फिर इधर मंदिर में भी गैदरिंग हो रही है, मस्जिद में भी गैदरिंग हो गई, वो सारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये इसमें लिखा है कि कम कोरोना कम। जैसे फर्स्ट वेव में आपने सुना होगा कि गो कोरोना गो, उसी तरह से इसमें कुछ दिखाया जा रहा है। तो आइए अब जो हमारा मेन इसका पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें है नॉर्मल इज़ गुड। अभी यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, मैं इसको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा और मुश्किल से 20-25 मिनट में सारा ख़त्म कर दूँगा। जो आईएमडी है, इस बार आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया है कि जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा। इसमें जो जून से लेकर सितंबर तक है वो बारिश होगी 28 सेंटीमीटर, और ये 96% से लेकर 104% के बीच बीच में रहेगी। और जो एलपीए है, लॉन्ग पीरियड एवरेज है, वो भी जो मीन्स ऑफ मानसून रेनफॉल है वो 1961 से 2010 तक आईएमडी द्वारा कवरेज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 20 साल का पैटर्न ये आईएमडी अभी एक तरह से फोरकास्ट करने लगा है। और ये एवरेज निकालते हैं, जिससे एक तरह से इनको पता चलता है कि कैसे होता है। और फिर 2019 से लेकर 2019-20 में जो नॉर्मल रेन थी वो 110% से लेकर 109%, यानी कि जो पिछले साल बारिश हुई थी उससे कम होगी, लेकिन नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। ये इसमें एक टर्म आ रहा है लॉन्ग पीरियड एवरेज, तो इसमें लॉन्ग पीरियड एलपीए का वो है। और इसी के साथ में जो अल नीनो है, क्योंकि अल नीनो और ला लीना है, जो ला लीना होती है तो उस समय ज़्यादा बारिश होती है, और अल नीना है तो अल नीना में मतलब एक तरह से एवरेज बारिश हो रही है। जो अल नीना है ये इसी के साथ साथ में जो ओशियन पैरामीटर्स हैं वो भी एक तरह से क्लोज हैं। और इसी के साथ में जो इंडियन ओशियन डाइपोल है वो भी अनफेवरेबल है एक्सेस के लिए। और एक तरह से जो कैलकुलेशन है वो आईएमडी की वो एकदम सही है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। ये सारे इसी से मैंने इसमें से ही मैंने अपना पॉइंट निकाला है। तो इस तरह से है कि इस बार जो बारिश होगी वो बहुत ही नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। अभी यहाँ पे जो क्यूबा है, आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सुना होगा, जब कोल्ड वार चल रहा होता है, तो उसी के बारे में है। यहाँ पे क्यूबा का मैं ब्रीफली ही बताऊँगा। जो फिदेल कास्ट्रो हैं उसके बाद में कैसे कैसे आज तक क्या हुआ, तो उसकी जो पॉलिटिक्स है इसको मैं यहाँ पे ये डिस्कस किया गया, उसी को मैं बताता हूँ। जो क्यूबा है, यहाँ पे राउल कास्ट्रो ये पहले सेक्रेटरी ऑफ क्यूबा रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे। और इन्होंने 6 डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होता है, तो यानी कि 60 साल तक बहुत लंबा शासन किया। इसके साथ में इन्होंने पावर कैप्चर की थी 1959 में, यानी कि 1959 में एक आर्मी रेवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने ये पावर जो है ये ग्रैब की थी। और इसी के साथ साथ ये जो एक तरह से जब पावर इनके पास में आ जाती है तो ये और बहुत दिन तक ये रहते हैं। वहाँ का जो डिक्टेटर था वहाँ पे उनको इन्होंने मतलब एक तरह से हराया था और अपना आर्मी रेवोल्यूशन के थ्रू खुद ही बन गए थे। और फिर 2006 में ये बीमार पड़ते हैं
और इसके बाद में 2 साल बाद में 2008 में ये जो पार्टी है अपने पार्टी का जो एक तरह से हेड है वो अपने छोटे भाई को बनाते हैं। और जो इनका छोटा भाई था उसने भी गुरिल्ला वारफेयर लड़ा था। जो फुलगियोसियो बार्सिया है, ये क्यूबन लैंग्वेज है, 1950 में उनके ख़िलाफ़ में ये लड़ाई लड़ी थी, जिससे और ये भी एक गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ही माहिर थे। तो इनको इनके जो बड़े भाई ने पार्टी का एक तरह से सर्वे सर्वा किया। और जो एंगर कास्त्रो हैं यानी कि इनके जो छोटे भाई हैं, वो इन्होंने जो स्टेट एक तरह से स्टेट की जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको एक तरह से अपने शासन में उसको ओपन किया और बराक ओबामा से एक तरह से बातें की। और जब ओबामा ने जो क्यूबा के ऊपर सैंक्शन लगा रखा था, जब वहाँ से सैंक्शन हटाया तो उसके बाद में इन्होंने हवाना विजिट किया। हवाना एक स्टेट है जो एक तरह से यूएस का ही है, और इसी के साथ में इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी वहाँ पे ओपन की। फिर इसके बाद में 2018 में जो राउल हैं ये स्टेप डाउन हो गए एज अ प्रेसिडेंट। जो नेक्स्ट लीडर मिग्यूल डाइज कैनल है, ये 60 साल के हैं और ये इस समय न्यू पार्टी चीफ हैं। यहाँ पे ये इनका नाम है और ये नए पार्टी चीफ बने हैं। तो इसी के साथ में आगे है जो पिंक टाइड है, ये लैटिन अमेरिका में आया। पिंक टाइड होता है कि जो महिला से रिलेटेड, जैसे मी टू कैंपेन है, मी टू कैंपेन भी अमेरिका से आया था और इंडिया में देखिए कितना है। तो ये एक तरह से इसको पिंक टाइड बोल सकते हैं कि ये महिलाओं की बातें ज़्यादा इसमें हो रही थी। तो इसी के साथ में जो लेफ़्ट रिजीम था वो वेनेजुएला में, इक्वाडोर में और जब एक तरह से आया, चाहे वेनेजुएला या इक्वाडोर में, तो उसका जो असर है वो हवाना में भी दिखाई दिया और वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक तरह से हेल्प मिली इनके द्वारा भी, इन दोनों देशों के द्वारा में। और इसी के साथ में अब क्या हो रहा है, 2018 के बाद में अब जो पिंक टाइड है वो रिवर्स हो रहा है। और जो वेनेजुएला है उसने ऑफ़र किया है बहुत ही सस्ता ऑयल एक तरह से इनको, क्यूबा को। और इसी के साथ में जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसने एक तरह से शट डाउन कर दिया है क्यूबा की जो वाइटल टूरिज़्म सेक्टर था, जिसमें 11% जो इकोनॉमी है वो एक तरह से इनके एक तरह से टूरिज़्म सेक्टर से आती है। 11% की जो इकोनॉमी में है वो टूरिज़्म सेक्टर का योगदान है। और इसी के साथ में जब ये क्राइसिस आया और जो पैंडेमिक था, इसकी वजह से फूड क्राइसिस हुआ। और ये फूड क्राइसिस आज का नहीं था, फूड क्राइसिस एक बार और भी 1990 में भी आ चुका था। तो ये एक तरह से स्पेशल पीरियड यहाँ पे माना जा रहा है। और बहुत ही जो ये फूड क्राइसिस है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इतना ही है और बाकी आगे का देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इसमें इसका भी मैंने ब्रीफ एक तरह से पॉइंट राइट डाउन किया है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है और इसका काम है कि एक तरह से जो इलेक्शन है उसको डायरेक्ट करना, चाहे वो असेंबली के हो या जो एक तरह से सेंटर के, लोकसभा के या राज्यसभा के, एक तरह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री और असेंबली के इलेक्शन तो होते हैं वो सारे को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यहाँ पे लागू करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें अभी जो प्रेजेंट बॉडी है इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं और 2 उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब उनके जो जूनियर होते हैं। तो 3 होते हैं यहाँ पे एक तरह से जो एक तरह से चलाते हैं। और फिर जो इनकी हिस्ट्री है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसमें जो टीएन सेशन थे जो एक तरह से जिनको कहा जाता है कि वो नाश्ते में नेता खाते थे, मतलब वो बहुत ही सख्त थे। और ये भी एक तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और इनके पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन का जो चीफ होता है इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके पहले किसी ने उतना सख्त कदम नहीं उठाया था। और इनके जब आने के बाद में बहुत ही सख्ती से ये कदम एक तरह से उठाते हैं। और जितना भी कोई अगर गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है इलेक्शन के ड्यूरेशन में, कुछ अगर मान लीजिए दारू या कलर टीवी या कुछ भी बांट रहा है, या अगर एमसीसी का पालन नहीं कर रहा है, या अगर कुछ और कहीं लूट हो रही है पेटियों की, या धमकाया डराया जा रहा है, तो ये उसको डायरेक्ट उसकी पार्टी को कैंसिल कर देते थे और उसका कैंडिडेटशिप भी कैंसिल कर देते थे। तो ये इतने कड़क थे। और इनके बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है वो और भी एक तरह से देखा जाने लगा कि बहुत ही ये बड़ा है और इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है। ये टीथलेस नहीं है, इनके पास में भी टीथ है, ये काट सकते हैं। और फिर
आगे बताया गया कि जो आर्टिकल 324 है इन्हीं के अनुसार कि इसको यूज़ किया जाता है एज ए डिसिप्लिन, और एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको और ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाने के लिए, उन पे एक तरह से उनको नियम और गाइडलाइन देने के लिए। एक केस आया था मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 में, जो सुप्रीम कोर्ट में चला। वहाँ पे ये बताया गया कि जो आर्टिकल 324 है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और वो वेस्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। एमसीसी क्या होता है? एमसीसी होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या होता है, ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को, कैंडिडेट्स को, और जो इवन गवर्नमेंट है, जो एक तरह से गवर्नमेंट एक तरह से इलेक्शन में फ़ाइट करने जा रही है, तो उसको एक डायरेक्शन देना, उसको गाइडलाइन देना। एमसीसी का जो ओरिजिन है ये केरला से हुआ था 1960 के असेंबली इलेक्शन में। वहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस किया गया था, तो वहाँ से हुआ। और फिर 1991 आते आते 1991 ये पैन इंडिया इसको लागू कर दिया गया कि एमसीसी है। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में 2-3 दिन में ये लागू कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि वहाँ पे एक तरह से प्रचार रोक दिया जाता है, पैम्पलेट्स रोक दिए जाते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको रोक दिया जाता है। ये एक तरह से वो ताकि जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस ना हो वो। और ये इसके साथ में जो पैराग्राफ 16 ये है, 16 ये ऑफ इलेक्शन सिंबल्स हैं, इसमें रिजर्वेशन और अलॉटमेंट है। ये ऑर्डर है 1968 का। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो अगर कोई पार्टी है रिकॉग्नाइज है या एक तरह से रिकॉग्नाइज पार्टी है, तो उसका रिकॉग्निशन ही सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो एमसीसी का जो गाइडलाइन है उसको अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं मानती है। तो देख सकते हैं कि एमसीसी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर कोई पार्टी अगर नहीं मानती है एमसीसी को, तो उसका जो रिकॉग्निशन है वो सस्पेंड कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे बताने की बात चल रही है। क्या होता है अगला यहाँ पे ये है कि जो स्टेट में जितने भी स्टेट होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिशियल्स हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि जब इलेक्शन होता है उस समय जो स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो एक तरह से 5 साल रूल कर चुकी होती है, और इसके बाद में जब इलेक्शन में जा रही होती है, तो वो अपने हिसाब से जो एक तरह से, या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही करती है कि जो अपने हिसाब से जो वहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको फेरबदल करती है और उनको अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कराती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये भी आर्टिकल 304 के अंदर एक रूल है, उसमें आता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इलेक्शन के ड्यूरेशन में। और फिर एमसीसी है, इसमें एमसीसी में एक और आता है कि जो मिनिस्ट्री है वो भी कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं कर सकती किसी भी स्टेट के लिए। और इसके साथ में जो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, जैसे रोड बनाने से लेकर या सैनिटाइजेशन एक तरह से जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, या और भी जितनी भी मतलब एक तरह से कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकती है। ये मिनिस्ट्री लेवल पर भी रहता है, और एक तरह से नीचे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली में होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में होता है, दोनों के लिए यहाँ पे बातें बताई जा रही है। इसी के साथ में अगला जो एस सुब्रमण्यम केस है, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इसमें ये आया था कि जो एक तरह से यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि ऐसा भी क्या है। ये 2013 में एक वर्डिक्ट आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड ORS 2013, इसमें ये बताया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर टीवी है, कंप्यूटर है, साइकिल है, इवन गोट्स, काउज़, ये एक तरह से नेचर ऑफ वेलफेयर मीजर्स है। तो वहाँ की जो एक तरह से जो वहाँ की लोगों द्वारा जो एक तरह से पॉपुलिस्ट अप्रोच में ये होता है कि आप किसी भी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसको डायरेक्ट कोई चीज़ दे दें और उससे उसका वोट खरीदने की कोशिश करें, तो इसको पॉपुलिस्ट अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और इसी के साथ में एक लास्ट आया था केस, उसमें जो फजल अली और जो AC जोश थे, AC जोश वर्सेस सीवन पिलाई, ये 1984 का केस था। इसमें ये बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है ये टूथलेस नहीं है, टीथलेस नहीं है, इसके भी टीथ है, और ये भी
एक तरह से आपको अपने कदम उठा सकता है। तो यहाँ पे यही सब बातें थी और ये जो प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन चल रहा है उसी से रिलेटेड था। अभी यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये वाला। इसमें वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है कि बॉर्डर पे और क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर जो बांग्लादेश उसका क्या, एक तरह से जब बांग्लादेश बन रहा था तो कोलकाता में उस समय जो कोलकाता में बांग्लादेश के जो एक तरह से अवामी लीग आज की पार्टी है उसका यहाँ से कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर भी था और यहीं से सारी चीज़ें चल रही थी। तो बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 में हुआ, उसमें 10 मिलियन रिफ्यूजी थे वो बांग्लादेश में थे उस समय। और फिर इसके बाद में जो लेट प्रणब मुखर्जी हैं जो एक तरह से बहुत पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो उन्होंने कहा था कि मैं सन इन लॉ हूँ बांग्लादेश का। और इसी के साथ में जो गंगा वाटर ट्रीटी है वो जो लेट सीएम वेस्ट बंगाल के थे ज्योति बासु, उन्होंने 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी भी एक तरह से की थी। और इसी के साथ में जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, इसके जो लैंग्वेज हैं, कल्चर हैं, क्विजीन है, और इसी के साथ में ये सारे के सारे सेम हैं। और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के साथ में इवन इंडिया से तो ट्रेड अच्छा ही है, और वेस्ट बंगाल के साथ में जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है और कल्चरल एक्सचेंज बहुत तेज़ी से है। मतलब वहाँ से जो लोग हैं वो जो बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल को एक तरह से अच्छा डेस्टिनेशन मानते हैं शॉपिंग के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ में जो तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी है ये भी कहीं ना कहीं रह के होना चाहते हैं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कोई भी होता है तो वो नहीं चाहता है कि ये ट्रीटी हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल को एक तरह से रोका जा सकता है। इसी की वजह से ये ट्रीटी बार बार रह के रुक जाती है। इसमें इसके आगे जो 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं ये तीस्ता रिवर पर डिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है कि जब ड्राई सीजन होता है तो वेस्ट बंगाल डाइवर्ट कर देता है जो तीस्ता का वाटर है वो इरिगेशन के लिए नॉर्थ में, और जब इससे क्या होता है कि वाटर शॉर्टेज हो जाता है बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं। और इसी के साथ में जो जब मानसून रहता है उस समय जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो तीस्ता बैराज से एक तरह से वेस्ट बंगाल छोड़ देता है, जिसकी वजह से मैसिव फ्लड आ जाता है बांग्लादेश में। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे हो रही है। अभी ममता बनर्जी जो सीएम है वो उनका भी फ्लिप फ्लॉप अप्रोच रहा है तीस्ता वाटर पे, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि अगर इस ट्रीटी पे हम लोग हो जाएंगे तो जो हम नॉर्थ में डाइवर्ट कर देते हैं गर्मी के दिनों में जो सिंचाई से रिलेटेड गतिविधियां करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगी। उसी की वजह से ये ऐसा नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ में जो 2011 है इसमें तीस्ता ट्रीटी जो मनमोहन सिंह थे जब उन्होंने बांग्लादेश विजिट किया था तो वो उनका कहना था कि ये होना चाहिए। और इसी के अलावा जो सीए और एनआरसी है वो उसका क्या अप्रोच, जो सीए एनआरसी है उसमें जो पीएम शेख हसीना है उनका अप्रोच ये है कि इंडिया का ये इंटरनल मैटर है, और उन्होंने आगे भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब पता नहीं क्यों वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है, ये मुझे नहीं पता है। और लेकिन उन्होंने पहली लाइन कहा कि ये वहाँ का इंटरनल मैटर है, तो ये एक तरह से बता रही हैं। और फिर जो एनआरसी है, जब नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश विजिट किया तो वहाँ की जो माटुआ कम्युनिटी हैं वो एक तरह से उन्होंने सॉरी माटुआ नहीं, यहाँ पे जो एनआरसी सपोर्ट, जो एनआरसी है इसका सपोर्ट मिला है माटुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल में है, जो एक तरह से डिमांड कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, और ये एक तरह से रिफ्यूजी हैं बांग्लादेश से। और ये माटुआ महासंघ भी बना के रखे हैं, और ये कोई मेजर वोट बेस नहीं है, लेकिन ये एक तरह से थोड़े थोड़े पॉपुलेशन में है, और ये पूरे वेस्ट बंगाल के हर ज़िले में फैले हुए हैं। और इन्होंने सपोर्ट किया है बीजेपी को 2019 में खुला एक तरह से। और इसी के साथ में जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था बांग्लादेश तो वहाँ पे एक ओवरा कांडी टेम्पल है जहाँ पे जो यहाँ के फॉलोअर हैं उन्होंने कहा था कि हाँ सीए लागू करा जाए वेस्ट बंगाल में। तो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ में कुछ ये तो सीए एनआरसी हो गई, ये इसकी कोई मुझे नहीं लगता था कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी जो मेन कंसर्न है वो आइए देखते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो 2020 का आया है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 94 है यानी कि 94, जिसमें बांग्लादेश 75 है, यानी कि बांग्लादेश हमसे एक तरह से
हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादा भुखमरी है और बांग्लादेश में कम है। इवन पॉपुलेशन तो वहाँ की कम है, लेकिन फिर भी हमें भी एक तरह से कम से कम इस रैंक में एक तरह से अच्छी रैंक लानी चाहिए थी। फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है पॉपुलेशन में, उसमें बांग्लादेश में 9.2 यानी कि 10% लोग करीब करीब वहाँ पे बीपीएल पे हैं, और इंडिया में ये 11% है। और अगर जीडीपी की बात किया जाए तो बांग्लादेश की जीडीपी 2010 में, जब पैंडमिक 2020 में सॉरी पिछले साल पैंडमिक था, उस समय 4% की एक तरह से ग्रोथ थी, और इंडिया का तो -24 हो गया था। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ में जो बांग्लादेश है, ये यहाँ पे मॉडरेट और प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स एक तरह से अभी आ रहे हैं। और जो और इसी के साथ में जो बांग्लादेश है, सॉरी वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो इंक्लूसिव और टॉलरेंट है और प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, इसको कहीं ना कहीं जो ये इस इलेक्शन, जो ये इलेक्शन अभी हुआ है असेंबली का, इसमें कहीं ना कहीं ये कोर जो आइडिया था, इसको कोर आइडेंटिटी थी, ये कहीं ना कहीं पोलराइज हुई है और कहीं ना कहीं अलग हुई है। तो इसी के साथ में ये आर्टिकल ख़त्म होता है। आइए ये दूसरा आर्टिकल, ये जो ये एक तरह से दूसरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, इसको देखते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके लिए अभी तक कोई भी लॉ नहीं है। यहाँ पे ये इंडिया में बताया जा रहा है जी। इसके लिए एक तरह से बेबी स्टेप उठाया गया है। इसमें IPAB इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपील्ड बोर्ड करके बना है। इसमें पेटेंट जो सिस्टम है वो बहुत ही एक तरह से जो पेटेंट सिस्टम है नोटोरियस है, और ये एक तरह से कभी कभी जो बाईपोलर नेचर में हो जाता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। फिर इसी के साथ में जो पेटेंट एक्ट 1970 का था, ये भी पास नहीं हो पाया। ऑर्डिनेंस आया 1994 और 2005 में, ये भी एक तरह से फेल हो गया। अप्रैल 4 2021 में जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म और रेशनलाइजेशन और इसी के साथ में जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी, उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू एक तरह से किया, और ये IPAB और जो ट्रिब्यूनल था उसको बनाया। IPAB जो ये है, इसमें एक तरह से इसको जो लॉ आ रहा था, जो 1970 में आ रहा था या 94 में आ रहा था, 2005 में जो ऑर्डिनेंस बन के आ रहा था, क्योंकि पास नहीं हुआ था, तो इसके स्थान पे जो IPAB है, ये एक तरह से अनवांटेड चाइल्ड है, मतलब ना चाहता हुआ एक बच्चा है। एक तरह से लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मजबूरी में इसको लाना पड़ा, क्योंकि वो पास ही नहीं हो पा रहा था। जो IPAB जुरिस्डिक्शन है इसका, ये एक तरह से इसका काम है जो अगर अभी इसमें क्या हो रहा है कि केसेस भी स्प्लिट हो रहे हैं, किसके बीच में, ट्रेडमार्क्स के पैसे जो पेटेंट से रिलेटेड है, कॉपीराइट से रिलेटेड है, और जो एक तरह से जो वायलेट करता है उसके बीच में स्प्लिट हो रहा है। वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या है, क्योंकि एक्चुअल अगर एक्ट हो तो एक्ट के माध्यम से सारी बातें उसमें लिखी रहती है। ये एक छोटा सा बेबी स्टेप है, तो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। और इसी के साथ में जो 70% जो केसेस हैं पेटेंट से रिलेटेड, वो सारे पेंडिंग है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ में ये आर्टिकल ख़त्म होता है। इसमें पूरा क्रक्स था इसका। और इसी के साथ में ये दूसरा है, इसमें जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये अभी हमने देखा जो US और चाइना ने जो हेडलाइन थी, वहाँ पे जो एक तरह से अर्जेंस रूप से कोऑपरेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, एक तरह से कंसर्न इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उसमें जो ग्लोबल कम्युनिटी, उनका कंसर्न है कि जल्दी से जो एक तरह से कार्बन इमिशन है उसको कटिंग डाउन करना, और इसी को एक तरह से जो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट है, इसी को कहते हैं कि कार्बन इमिशन को कट डाउन करना ही ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा जो ग्रीन टेंडर्स हैं वो लागू करना, ग्रीन क्वालिफिकेशन करना, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऑब्लिगेशन, और रिड्यूस करना जो नॉइज़, एयर, वाटर, सॉइल और लाइट, इतनी तरह के पोल्यूशन है, तो वो सारे पोल्यूशन कम करना, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें एक तरह से शुरू की जानी चाहिए। यही यहाँ पे क्रक्स है, और यही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जो धरती है, ये जब से बनी थी तब से लेकर आज तक 2 डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस है अगर धरती का जो तापमान है वो बढ़ेगा, तो जो ग्लेशियर हैं, जो वो ग्लेशियर पिघलेंगे जल्दी से, और जो समुद्र का सतह है पानी का वो बढ़ेगा। और जो कोस्टल हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, या जो और दुनिया भर के जो
कोस्टल सिटीज़ हैं वो डूब जाएंगे, आयरलैंड डूब जाएंगे, छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूब जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत लेवल का जो माइग्रेशन होगा और बहुत लोग एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे और वहाँ पे क्राइसिस होगा। तो ये सारी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है इसको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, और ये क्लाइमेट चेंज एक तरह से रुक कर ही एक तरह से जो धरती है इसको आगे इसको सस्टेन किया जा सकता है, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए अच्छा किया जा सकता है। तो इसी के साथ में आज का ये सेगमेंट ख़त्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।